सो हेलो गाइस, कैसे हो तुम। स्वागत है तुम सभी का एक और वीडियो में। और आज हम जानने वाले हैं कि एक ट्रांसफॉर्मर वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है। तो बेसिकली उसकी वर्किंग जानने से पहले हम ये जानेंगे कि एक ट्रांसफॉर्मर होता क्या है और वो क्या काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस होता है और वी कैन से एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने में यूज करते हैं। तो अब स्टेप अप और स्टेप डाउन होता क्या है, तो बेसिकली फॉर एग्जांपल दिस इज अ 10 वोल्ट, मतलब ठीक है, मान लो ठीक है 10 वोल्ट, मतलब 10 वोल्ट का पोटेंशियल है मेरे पास। तो इसको स्टेप अप करने का मीन्स ये है कि इसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर कर काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाए। फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट है तो मैंने उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके 10 केवी बना दिया, मतलब 10,000 वोल्ट्स। तो मैंने इस पोटेंशियल को इंक्रीज करके स्टेप अप करके एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करके बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं स्टेप अप। और एक स्टेप डाउन होता है। स्टेप डाउन मीन्स फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज का पोटेंशियल है, ठीक है, तो उसको मेरे को डिक्रीज कर कर बहुत कम अमाउंट में लाना है, या फिर जितना मेरे को नीड है उसके हिसाब से मेरे को उसको एडजस्ट करना है, तो उसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन। तो यही काम करता है हमारा ट्रांसफॉर्मर, जो कि हमें जगह जगह देखने को मिल जाता है। और हम इसको एक तरह से अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं डीपी। ये देखो डीपी लग रही है, वहां करंट आ रहा होगा, तो बेसिकली उसको बोलना चाहिए वैसे ट्रांसफॉर्मर, पर बेसिकली हम उसको डीपी बोलते हैं। इसका रीजन मेरे को भी नहीं पता, मैंने बचपन से डीपी सुना है तो मैं भी डीपी बोलता हूँ। तो होता वो ट्रांसफॉर्मर है। तो अब जानेंगे इसको बनाते कैसे हैं और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो मैं पहले बता देता हूँ। अ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि हमें माइकल फैराडे ने बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए हम पहले एक सॉफ्ट आयरन का कोर लेंगे। ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगल टाइप का एक कोर लिया है, सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, इसको मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लेते हैं ये मैं इसके वीडियो के थोड़े आगे बताऊंगा, जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, जहां पे लॉसेस वगैरह हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया। ठीक है, ये आयरन से बना होता है बेसिकली और सॉलिड होता है। ठीक है, बहुत ठोस होता है। ठीक है, सो अब इसको मैंने एक तरह से ढांचा ले लिया। दिस इज कॉल्ड स्केलेटन और वी कैन से स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो इट इज सॉफ्ट आयरन कोर और यहाँ पर हम दो कॉइल्स को लपेटते हैं, या फिर कह सकते हैं उसको इसकी तरफ टर्न अराउंड करवाते हैं, लपेटते हैं। ठीक है, कॉइल करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉइल 1 को लपेटते हैं। ठीक है, दिस इज कॉइल 1, कॉइल 1। और ये होती है कॉपर वायर की। ठीक है, हम सबसे ज्यादा कॉपर को यूज इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है और रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और कॉपर वैसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर, बट सिल्वर इज वेरी एक्सपेंसिव और वो चोरी हो जाएगा अगर सिल्वर की हम वायर्स को यूज करेंगे। तो कॉपर इज गुड इन कंडक्टिविटी, सो कॉपर को हम यूज करते हैं। ठीक है, कॉपर वायर, कॉपर वायर इज यूज्ड। कॉपर वायर भी कौन सा, इंसुलेटेड, मतलब उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, इंसुलेटेड होती है। और इंसुलेशन क्यों होता है, ताकि आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाता हूं, दिस इज द कॉइल, ये रियल कॉपर वायर है। ठीक है, तो इसके ऊपर अब देखो ये बहुत सारे जो टर्न्स है, लाइक तुम कंसीडर करो जैसे मैंने यहाँ टर्न्स बनाए बहुत सारी कॉइल के, तो वैसे ये टर्न्स है। तो अगर सोचो अगर इसमें लैमिनेशन नहीं होगा तो इस इन टर्न्स का कोई लॉजिक है, मतलब इतना जो हमने सर्कमफेरेंस, मतलब जो लेंथ बनाई, इसका कोई लॉजिक है? देयर इज नो लॉजिक ऑफ द सर्कमफेरेंस वी हैव मेड, बिकॉज अगर हम इसको इंसुलेशन नहीं करेंगे तो करंट सीधा यहाँ से यहाँ तुरंत चला जाएगा। बिकॉज द करंट की प्रॉपर्टी होती है, वी कैन से टेंडेंसी होती है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ प्रेफर करता है जाने के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ से यहाँ सीधा चला जाएगा, ना कि यहाँ से इतना बड़ा पाथ ट्रेवल करेगा। तो लैमिनेटेड होता है। ठीक है, लैमिनेटेड मतलब इसके ऊपर एक पतली सी शीट लगी होती है प्लास्टिक की, या फिर कह सकते हैं या फिर कोई पीवीसी वगैरह की कोटिंग मान सकते हैं। तो दिस इज कॉइल 1 एंड इट हैज टर्न्स, इट हैज NP टर्न्स। अब मैंने NP टर्न्स क्यों लिखा, बिकॉज दिस कॉइल, द कॉइल नंबर 1 इज नोन एज प्राइमरी कॉइल। ठीक है, द कॉइल 1 इज नोन एज प्राइमरी कॉइल। अब वापस देख लेते हैं एक बार। हमने सबसे पहले एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया, ठीक है, जो आयरन से बना है ऑब्वियसली, है ना, और उसके ऊपर हमने कॉइल 1 को इंसुलेट करके लपेट दिया। ठीक है, हमने उसको टर्न ओवर करा, और कॉपर वायर की कॉइल होती है तो उसकी कंडक्टिविटी अच्छी और इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है,
और उसको हम प्राइमरी कॉइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉइल नंबर 1 है, इसको सबसे पहले यूज करेंगे प्राइमरी कॉइल को, ठीक है। और उसके अंदर टर्न्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एनपी। एन मतलब जो नंबर ऑफ टर्न्स है, जो भी एन होता है मतलब इंटीजर वगैरह, और पी फॉर प्राइमरी कॉइल, मतलब प्राइमरी कॉइल के टर्न्स को एनपी बोलते हैं, ठीक है। अब हम एक और कॉइल लगाते हैं यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। कॉइल नंबर 2, कॉइल 2, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। और इसके अंदर टर्न्स होते हैं, इट हैज टर्न्स NS टर्न्स, N फॉर इंटीजर, जो भी टर्न्स होते हैं 1 2 3 200 300 1000, और S फॉर सेकेंडरी, ठीक है। तो बेसिकली ये बन गया हमारा ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब होता क्या है इसका तुम वर्किंग प्रिंसिपल समझो। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, इट वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं, देखना। म्यूचुअल इंडक्शन हमें बताया किसने था इंडक्शन के बारे में, माइकल फैराडे, सर माइकल फैराडे ने बहुत पहले 1800 सेंचुरी के टाइम पे हमको बताया था, ठीक है। तो अब ये वर्क कैसे करता है देखते हैं। तो देखो अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि तुमको इजीली समझ में आए। जैसे कॉपर वायर, ये सब सबको पता है कि कॉपर वायर होता है, ठीक है। तो अब हम इसकी वर्किंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। सो वर्किंग में होता क्या, देखो एक बार वापस लिख देता हूँ, कॉइल 1 और कॉइल 2 तो लिख ही देता हूँ ताकि वो इजीली समझ में आए। कॉइल 1 कॉइल 2 और NS टर्न्स, ये लिखना जरूरी है बस, बाकी और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो, मैं कॉइल 1 के अंदर वोल्टेज फ्लो करवाऊंगा, ठीक है। ढंग से सुनना है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो मैं कॉइल 1 के अंदर वोल्टेज फ्लो करवाऊंगा, ठीक है। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है, जब भी किसी कंडक्टर वायर के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है या मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है उसके थ्रू। तो देखो हम इसके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवाएंगे, ऐसा। इसका सिंबल ये होता है AC करंट, AC वोल्टेज इज अप्लाइड, AC वोल्टेज अप्लाइड टू कॉइल 1। तो मैंने कॉइल 1 पे AC वोल्टेज को अप्लाई किया। तो बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट इसलिए लगाया ताकि फ्लक्स चेंज हो। फ्लक्स चेंज होता है क्या, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड फ्लक्स बेसिकली। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स भी चेंज होगा, ठीक है। तो अब फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वो कुछ ऐसे निकलेंगी। जब मैंने इस कॉइल 1 के अंदर इसको एक AC सोर्स से कनेक्ट किया तो इसके अंदर जो वोल्टेज करंट फ्लो हुआ वो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर कह सकते हैं फ्लक्स कुछ ऐसे पास होगा, ठीक है। तो वो फ्लक्स इसके सेकेंडरी कॉइल के थ्रू भी पास होगा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल ऑफ माइकल फैराडे, इस जो सेकेंडरी कॉइल इसके अंदर एक EMF या फिर वी कैन से वोल्टेज इंड्यूस हुए, करंट इंड्यूस हुआ, जिसको हम बोलेंगे ES, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा -NS d∅dt, ठीक है। अभी कैसे है तो वो इसकी डेरिवेशन अभी हम नहीं करने वाले, बिकॉज वी आर जस्ट लर्निंग द वर्किंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एंड इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब हम जानेंगे कि जो सेकेंडरी कॉइल या वी कैन से आउटपुट कॉइल है उसके अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस होगा या फिर जो हम उसको बना रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, हम उसको कैसे डिनोट करते हैं। तो बेसिकली जो फाइनल या फिर आउटपुट वोल्टेज जो सेकेंडरी कॉइल से हमको निकालना होता है उसको हम लिखते हैं ES, और इसका फॉर्मूला या फिर कैसे मैग्नीट्यूड होता है -NS d∅dt। देखो कैसे, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, फॉर एग्जांपल 400 मान लो, ठीक है। और माइनस में से लगा, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद यदि यहाँ पे नेगेटिव आता है तो वो माइनस से माइनस करके प्लस हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल जो हमारा वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आएगा। और d∅dt क्या होता है, फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज d∅dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ फ्लक्स चेंज होता है। और जो आउटपुट वोल्टेज है उसका फॉर्मूला ये लिख दिया मैंने, -NS d∅dt। अब
एक प्रोपोर्शनलिटी बताने वाला हूं जो कि बहुत काम आने वाली है, और इसी से हम स्टेप अप और स्टेप डाउन को समझने वाले हैं। बहुत इजीली तुमको समझ में आएगा, 1 मिनट में समझ में आएगा, ठीक है। तो उसको हम लिखते हैं VS, एस इसलिए लिखा क्योंकि सेकेंडरी कॉइल, आउटपुट कॉइल से जो हमें वोल्टेज मिल रहा है। तो VS इज इक्वल टू NS अपॉन NP इंटू VP। अब देखो इसके बनेंगे 2 केस। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, कहां मिटाऊं, ओके इसको मैं यहां मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं केस 1 की, स्टेप अप। जब मुझे वोल्टेज स्टेप अप करनी है तो V हम लिख लेते हैं फॉर्मूला, VS इक्वल टू NS अपॉन NP इंटू VP। तो देखो अगर मैं सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब जो मैंने टर्न्स करे हैं कॉपर कॉइल के, उसको मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो मैं वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता हूं। और होगा क्या, मैं जितना टाइम नंबर ऑफ टर्न्स को एक्स्ट्रा बढ़ाता जाऊंगा और उतना ही टर्न कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब मैं इस वोल्टेज को भी बढ़ा देता हूं तो बेसिकली होगा क्या, जो करंट होगा, अब करंट का भी एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं IS इक्वल टू NP अपॉन NS इंटू IP प्राइमरी कॉइल की करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली अगर तुम जैसे ही इसकी वोल्टेज को बढ़ा दोगे तो वहां पर जो अगर तुम प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज को जितने टाइम्स बढ़ाओगे उतने टाइम जो सेकेंडरी कॉइल है उसका करंट कम हो जाएगा उतने टाइम्स। फॉर एग्जांपल मैं प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज को 2 टाइम्स बढ़ा देता हूं तो उधर जो सेकेंडरी कॉइल में, फॉर एग्जांपल ये जो प्राइमरी कॉइल है इसमें मान लो 220 वोल्ट है अभी, तो मैंने इसको 440 कर दिया, तो जो करंट आउटपुट होगा सेकेंडरी कॉइल का वो हाफ हो जाएगा। मतलब इधर डबल किया तो उधर हाफ हो जाएगा, ठीक है। इधर ट्रिपल करूंगा तो उधर 1/3 हो जाएगा। तो ये होती प्रोपोर्शनलिटी। तो फॉर एग्जांपल जब मैं स्टेप अप करूंगा तो मेरे को बेसिकली करना क्या पड़ेगा, स्टेप अप ऑफ वोल्टेज में करना क्या पड़ेगा ट्रांसफार्मर में, कि मेरे को जो वोल्टेज VP है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा बाय n फैक्टर। मतलब किसी भी मैं उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा जितना मेरे को चाहिए, 10 टाइम्स 100 टाइम्स स्टेप अप में। बट होगा क्या, इससे जो AC वोल्टेज उसको हम बहुत लंबी दूरी तक ट्रांसमिट तो कर पाएंगे, बट जो करंट की वैल्यू होगी IS वो कम हो जाएगी। VS तो बढ़ जाएगा बट IS कम हो जाएगा क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे तुम वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल बढ़ाओगे तो सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज भी बढ़ जाएगी बट उसका करंट बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है स्टेप अप। अब स्टेप डाउन कैसे होता है वो देखो। स्टेप डाउन में क्या होता है, स्टेप डाउन में मैं वोल्टेज को तो बहुत कम कर दूंगा, प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज को मैं कम कर दूंगा और जो करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जो वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ प्रोपोर्शनलिटी विच आर यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर्स व्हेन, मतलब जब इंजीनियर्स उसको डिजाइन करते हैं तो वो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। बट अब बेसिकली होता क्या है, हम किसी भी डिवाइस को चाहते हैं कि वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वर्क करे, लाइक 90% 95%। तो हम आइडियली मानते हैं कि 90 to 95% हर एक ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी देगा, बट इन रियल लाइफ इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं होता। इससे बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ मेजर रीजंस जो होते हैं, जो मेरे मतलब जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो जो मेजर रीजंस होते हैं वो होते हैं, फर्स्ट 4 रीजंस होते हैं। देखो, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स, ठीक है। अब मैंने तुम्हें जो बताया था, जैसे कॉपर की एक अच्छी खासी कंडक्टिविटी होती है बट फिर भी उसका कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है। तो बेसिकली कुछ पावर जो होती है वो उसके हीट में डिसिपेट हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स कॉजेस ऑफ लेस एफिशिएंसी, ठीक है। पहला है रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स, सेकेंड एडी करंट्स। सो बेसिकली जब भी एक ऑल्टरनेटिंग
करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो होता है तो वो बेसिकली उसको मैग्नेटाइज करता है एक तरह से, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो उसके कारण जो वो जो सॉफ्ट टेरेन कोर जैसे अभी हमने जो बनाया था ऐसा, ये हीट करने लगता है। तो उसके कारण उसका जो मतलब पावर फैक्टर है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है और उसमें काफी ज्यादा एफिशिएंसी गायब हो जाती है, चली जाती है। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो तुम उसको वापस रिपीट करके देख सकते हो। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए आप देखो, इसको बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज क्या होता है? तो बेसिकली देखो, हमने फैराडे के लॉज में समझा था कि जब भी इसमें करंट फ्लो होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और वो दूसरे कॉइल में एक ईएमएफ को इंड्यूस करवाएगा। अब देखो, तो यहां से जितनी भी ईएमएफ मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो जरूरी थोड़ी है कि इसी कॉइल से पास होगी। कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होगी जो इस वाले रीजन में आएंगी नहीं, वो ऐसी चली जाएंगी, ऐसी चली जाएंगी, मतलब उसको उस रीजन में इफेक्ट वो करेगी नहीं। सो देयर इज अ लॉस ऑफ फ्लक्स लीकेज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट एंटर द सेकेंडरी कॉइल रीजन, कॉइल टू रीजन, तो वहां पे फ्लक्स लीक हो रहा है। बेसिकली फ्लक्स को मतलब हम क्या प्रीफर करेंगे, फ्लक्स इसके द्वारा ही पास हो, बट ऐसा 100% नहीं हो सकता कि फ्लक्स उधर हर एक डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो हम 100% एफिशिएंसी वहां पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक और रीजन होता है लास्ट, हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस, तो बेसिकली हिस्टेरेसिस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ सॉफ्ट आयरन कोर और मैंने इसको एसी सोर्स से कनेक्ट करा। तो बेसिकली एसी की तुम्हें एक प्रॉपर्टी पता है कि हर एक सेकंड में वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है, चेंज करता है। तो बेसिकली जैसे मैंने मतलब लाइक अभी इस डायरेक्शन में फ्लो करवाया तो वो उसको मैग्नेटाइज करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट जैसे ही अब वो तुरंत डायरेक्शन चेंज करेगा तो वो डीमैग्नेटाइज होगा, देन मैग्नेटाइज होगा, देन डीमैग्नेटाइज होगा, तो ऐसे वो प्रोसेस चलती रहेगी। तो उसके कारण एक हीट जनरेट होगी इस सॉफ्ट आयरन कोर में, जिसके कारण इसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। So this was all about this video. I hope तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर तुमको कोई क्वेश्चंस हो तो तुम कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।